आज हम बात करने वाले हैं तत्पुरुष समास की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि तत्पुरुष समास क्या होता है, लेकिन इसके साथ ही हम ये तो जानेंगे भाई तत्पुरुष समास आखिर होता क्या है। लेकिन आप लोगों को एग्जाम में चाहिए मार्क्स। उस मार्क्स के लिए मैं आपको बताऊंगा छोटा सा ट्रिक जो आप तत्पुरुष समास में लगाओगे और आपको तत्पुरुष समास में सारे के सारे अंक, आपको सारे के सारे अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे तत्पुरुष समास वाले क्वेश्चन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने तत्पुरुष समास की डिटेल स्टडी कम ट्रिक स्टडी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो जी, पहले जानते हैं इसकी परिभाषा। तत्पुरुष समास आखिर होता क्या है? तत्पुरुष समास का मतलब है, परिभाषा में इस समास में क्या होता है, प्राय आपको जो है उत्तर पद देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा सर? उत्तर पद देखने को मिलता है। इसमें मतलब उत्तर पद जो होता है हमारा प्रधान होता है। प्रधान का मतलब क्या है सर? सर प्रधान का मतलब है कि जो भी वाक्य का अर्थ बनेगा ना, उस उत्तर पद के अर्थ पे बनेगा, उस उत्तर पद की वजह से बनेगा। ये होता है प्रधानता का मतलब। ठीक है, तो उत्तर पद की प्रधानता होती है। उत्तर पद होता है हमारा बाद वाला पहले पद, यानी कि पहले कुछ शब्द लिखा होगा, उसके पीछे जो शब्द लिखा होगा वो हमारा क्या होता है? उत्तर पद। ठीक है, इसके दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां भी होती हैं। कहीं कहीं पर दोनों पदों में एक जैसी विभक्ति होती है। ऐसी स्थिति पूर्व पद की विभक्ति का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। देखो क्या होता है इसके अंदर कि जो आपका तत्पुरुष समास है, इसमें जो पहला पद है यानी कि जो पूर्व पद है उसमें अलग विभक्ति होगी। उसमें क्या होगा? अलग विभक्ति होगा। और जो उत्तर है उसमें अलग विभक्ति होगा। कहीं कहीं पर होता है कि यह समान भी हो जाता है, एक जैसा भी हो जाता है। वो कहां पर होता है हम आगे जानने वाले हैं वीडियो के अंदर। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसके बाद फिर अगला आता है हमारे पास देखो पहचान क्या है भाई उत्तर पद की? जो तत्पुरुष समास है आपका, इसकी पहचान आप कैसे करोगे? तत्पुरुष समास में पहचान करोगे कि जो उसका उत्तर पद है उसका आप क्वेश्चन के रूप में प्रयोग करो, प्रश्न के रूप में प्रयोग करो। आप उस उत्तर पद को क्वेश्चन की तरह पूछो कि वह उत्तर पद किस लिए है, और उसका जो आंसर आएगा ना, ध्यान से सुनना, जो उसका आंसर आएगा हमेशा पूर्व पद होगा। आप उत्तर पद को क्वेश्चन बना के पूछोगे तो आंसर आपका पूर्व पद आएगा। ठीक है, तो तत्पुरुष समास आपको फिर पता लग जाएगा यहाँ पे। देन एग्जाम्पल के तौर पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कृष्णाश्रित। कृष्णाश्रित, श्रित मतलब किसी पर निर्भर। किस पर निर्भर? किस पर श्रित? कृष्ण पर श्रित। मैंने क्या बोला? क्वेश्चन बना के पूछा ना मैंने श्रित से, किस पर श्रित? आंसर क्या आया? कृष्ण पर श्रित। समझे बात को? इस तरीके से पहचानोगे कि तत्पुरुष समास है। अभी और है छोटी ट्रिक है, छोटा सा आपको बता दिया मैंने नॉलेज के लिए। ठीक है, बट इसमें और भी छोटा सा दिमाग का इसमें घोड़े खोलने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आगे देखना। अगला देखो, अब देखो इधर तत्पुरुष समास आपका कितने टाइप का होता है। पहला आपका आता है व्यधिकरण। क्या आता है सर? पहला है व्यधिकरण तत्पुरुष, दूसरा है समानाधिकरण तत्पुरुष। व्यधिकरण तत्पुरुष में जो है दो चीजें पढ़ते हैं हम, विभक्ति तत्पुरुष पढ़ते हैं और नए तत्पुरुष पढ़ते हैं। जो समानाधिकरण है इसके अंदर हम कर्मधारय पढ़ते हैं और द्विगु पढ़ते हैं। ये पूरा का पूरा आपको मैं आज ही की वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना भाई। जो दूसरे चैनल वाले हैं वो आपको अलग अलग वीडियो बना के दे रहे हैं इस टॉपिक के बारे में। आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है और क्या हो रहा है कि आपको जो है बार बार देखना पड़ रहा है उनकी वीडियोस को। तो इससे अच्छा मैं आपको एक ही वीडियो में सारा कुछ पढ़ा दूंगा, आपको भी क्लियर हो जाएगा। चिंता मत करो, आपको आराम आराम से पढ़ाऊंगा मैं, ये नहीं फटाफट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देखो अब यहां पर बात करते हैं इसमें सबसे पहले व्यधिकरण की, कि व्यधिकरण आखिर होता क्या है। देखो व्यधिकरण का मतलब क्या है सर? व्यधिकरण का मतलब है वी प्लस अधिकरण, व्यधिकरण बन जाता है। परिभाषा देखते हैं इसकी, जहां पर दोनों पदों में क्या हो? अलग अलग विभक्ति हो, एक जैसी विभक्ति नहीं हो, दोनों में अलग अलग विभक्ति हो। विभक्ति से मेरा तात्पर्य है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा द्वितीया विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये सब पढ़े होंगे आप लोगों ने। वही विभक्ति यहाँ पे बात कर रहा हूं, जहां पे दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति हो। पूर्व पद में द्वितीय हो तो उत्तर पद में प्रथमा हो, या मतलब कुछ भी हो सकता है विभक्ति के रूप में। पूर्व में द्वितीय, उत्तर में तृतीय, पूर्व में चतुर्थी, उत्तर में द्वितीय,
मतलब विभक्ति अलग अलग होनी चाहिए, तो बोल देंगे वो क्या है, व्यधिकरण तत्पुरुष समास है। समझे? अगला देखो, और इसको ही हम लोग विभक्ति तत्पुरुष भी कहते हैं, क्योंकि इसमें विभक्ति की बात हो रही है, तो इसको ही विभक्ति तत्पुरुष समास भी कहेंगे। समझे? इसका एग्जांपल देखो, जैसे कूपम पतितः। कूपम पतितः क्या है इसका अर्थ? कूप पतितः। कूप पतितः इसका क्या बन गया? समस्त पद बन गया। अब यहां देखो ध्यान से, जो ये कूपम है ना, इसके अंदर लगा हुआ है द्वितीय विभक्ति पतितः, एक इसमें भी लगा हुआ है आपका विभक्ति जो है। ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान से, तो आपको मैं एक चीज बताऊंगा यहां पे कि आप लोग कैसे पहचानोगे कि वो द्वितीय विभक्ति है कि तृतीय विभक्ति है। लास्ट में म है ना, अगर समझ जाओ, आधा म। कैसा म? आधा म, या म के नीचे हलंत या ऊपर बिंदी दे रखी है, कुछ भी है, म होना चाहिए बस वहां पे, म की साउंड होनी चाहिए लास्ट में, समझ जाओ द्वितीय विभक्ति है। ठीक है, आगे देखो, अब इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ते हैं, व्यधिकरण के बाकी चीजों के बारे में। देखो, पूर्व पद में जो विभक्तियां आपको देखने को मिलती हैं वे भिन्न भिन्न होती हैं, और इन्हीं के नाम पर इनमें आने वाले तत्पुरुष को नाम रखे हैं। मैं आपको भी बताया कि इनमें विभक्ति अलग अलग होती है, तो जैसे अलग अलग विभक्ति है तो उनके अलग अलग नामकरण करे गए हैं, कौन कौन सी विभक्ति होती है। तो पहला आता है हमारे पास, 6 प्रकार के होते हैं ये, जिसमें पहला आता है हमारे पास द्वितीय तत्पुरुष, फिर तृतीय, चतुर्थी, ये सब पढ़ने वाले हम आगे वीडियो में, पंचमी, ये सारी विभक्तियां होती हैं, षष्ठी, और यह आ गया आपका सप्तमी। ठीक है भाई, तो ये बातें हैं आपको जो पढ़नी है अभी आज की वीडियो में। देखते हैं आगे। देखो, पहले बात करते हैं द्वितीय तत्पुरुष की। द्वितीय तत्पुरुष की पहचान क्या है? को। आप लोगों ने कारक पढ़ा होगा, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान वगैरह वगैरह, ये सब पढ़े होंगे आप लोगों ने। वो इसी के बेस पर आपकी विभक्ति काम करने वाली है। बस आप इसको कर जाओगे ना अच्छे से, आपको कर्ता वाला जो अच्छे से याद हो जाए, कारक वगैरह अच्छे से याद हो जाए, कुछ भी नहीं है विभक्ति याद करना आप लोगों के लिए। ठीक है, देखो द्वितीय तत्पुरुष में क्या होता है, प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति होती है और जो समास होने के बाद गायब हो जाती है। मैंने बताया ना आपको, म लगा होता है द्वितीय तत्पुरुष में। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहचान कैसे है इसकी? इसकी पहचान है श्रितः, अतीतः, अत्यस्तः, प्राप्तः, आपन्नः, आरुद्धः। ये सारी चीजें आपको जहां देखने को मिल जाए, समझ जाओ यहां पर द्वितीय तत्पुरुष का प्रयोग हुआ है। यानी कि जिन समस्त पद के लास्ट में आपको ऐसे शब्द देखने को मिल जाए, ये शब्द देखने को मिल जाए, समझ जाओ यहां पर द्वितीय तत्पुरुष का प्रयोग हुआ है। इसका जो विग्रह होगा वो द्वितीय तत्पुरुष में होगा, द्वितीय तत्पुरुष समास के रूप में होगा। द्वितीय विभक्ति इसमें लगेगी इसके विग्रह करने पे। ये शब्द आपको दे रखे हैं यहाँ पे, देख लो ध्यान से, अच्छे से देख लो, पहचान जान पहचान कर लो इससे। अब आगे देखो एग्जाम्पल इसका, देखो शरणम प्लस आगत। एक आगत पद हमारा और लिखा है, एक साइड में छुप गया है बेचारा, बट इसको यहां लिखना चाहिए था हमें, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। ये हो गया हमारे पास आगत यहाँ पे। ठीक है, ये भी आगत वर्ड है हमारा, ये भी पहचान है आपकी। अगर लास्ट में देखो, लास्ट में बोला लास्ट में आपको आगत नजर आ जाए, यहां देखो यहां भी आगत है आपका, ये तो हो गया हमारा क्या, सीधा समास। बट ये समस्त पद है, ये विग्रह है, ये समस्त पद है। समस्त पद में आगत दिख रहा है ना लास्ट के अंदर, समझ गए बात को? क्या है ये? द्वितीय तत्पुरुष के रूप में इसका क्या होगा, विभाजन होगा, विग्रह होगा। जब विग्रह करेंगे तो कुछ इस तरीके से आगत अलग निकल जाएगा, बाकी जो बचा द्वितीय में क्या लगता है, शरणम। शरणम म लगता है लास्ट में, मैंने बताया था अभी आपको। तो शरण, उसमें म लगा दो, शरणम बन गया। ऐसे करके आप विभक्ति कर दोगे, विग्रह कर दोगे इसकी। देखो मैं आपको दोबारा दिखाता हूं करके, ये लिखा था हमारे पास शरणागत। ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पे? इसके अंदर मैं आपको बोला कि लास्ट में आपको आगत ढूंढना है, बस आगत मिल गया, आगत को अलग उठा के लिख लो। लिख लिया आप लोगों ने? उससे पहले क्या बचा, शरण बचा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैंने क्या बोला, आगत दिख जाए समझ जाए द्वितीय तत्पुरुष का पार्ट है,
तो द्वितीय है यानी कि पहले वाले पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति लगा देंगे। तो ये म लगा दिया मैंने द्वितीय विभक्ति बनाने के लिए। क्या बना दिया मैंने इसको? शरण से शरणम प्लस आगत बन गया, आपका विग्रह हो गया। ये है ट्रिक, ध्यान रखना इस ट्रिक को। कोई नहीं बताएगा ऐसे ट्रिक, सब आपको डिटेल में आपको टाइम वेस्ट करेंगे पढ़ा पढ़ा के। हम आपको छोटी सी ट्रिक बताते हैं, डिटेल में तो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं आपको, लेकिन एक पहचान भी बताया था कि भाई ऐसे पहचानना आपको एग्जाम के अंदर, क्योंकि एग्जाम आपके पास आ रहे हैं अब और आप लोगों के पास टाइम है नहीं कि भाई हम पूरा का पूरा स्टडी एकदम करें। तो इस सच आपको छोटी सी ट्रिक बताओ, आपका भी काम खत्म और आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो, ताकि बाकी चीज़ों पर फोकस कर सको, बाकी जो मेन सब्जेक्ट हैं आपके उस पर फोकस कर सको। इसलिए आपको छोटे से ट्रिक में हम पढ़ाते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो जी, ऐसे एग्जाम्पल देखो, जीवन प्राप्त, जीवन प्राप्त, प्राप्त देखो वर्ड देखा था आपको यहाँ पे, प्राप्त दिख गया आपको यहाँ पे। क्या समझे सर, ये तो द्वितीय तत्पुरुष है, हम पहचान गए अब तो विभक्ति कैसे करोगे? प्राप्त का तो अलग निकाल दो, बाकी जो बच गया जीवन उसमें म जोड़ दो लास्ट में द्वितीय बनाने के लिए, जीवनम प्राप्त। अब इसकी जरा हिंदी करके देखना चाहोगे तो द्वितीय किसकी पहचान है? को की पहचान है। तो किसको प्राप्त? उत्तर पद से क्वेश्चन करो, किसको प्राप्त? जीवन को प्राप्त। समझे? ऐसे देखो ट्रिक, ये होती है ट्रिक असली वाली। आगे देखो, तृतीय तत्पुरुष, इसमें क्या लगता है? से या द्वारा। इसमें पे क्या होता है? पहला पद कर्ता होता है और उसमें तृतीय विभक्ति से युक्त होता है, तो उसको ही तृतीय तत्पुरुष समास कहते हैं। इसकी पहचान देखते हैं, पहचान में क्या मिलेगा आपको देखने को? दृष्ट, जैसे इसमें देखा श्रुत लिखा था ना लास्ट में देखने को मिलेंगे आपको सारे शब्द ये, दृष्ट, विद्ध, युक्त, दग्ध, हीन, निपुण, ऐसे शब्द आपको देखने को मिल जाए। समझ जाओ तृतीय तत्पुरुष की बात हो रही है यहाँ पे। किसकी बात हो रही है? तृतीय तत्पुरुष की। ये शब्द आपको बस याद करने पड़ेंगे। ये कुछ शब्द हैं जो आपके एग्जाम में से मैंने छांटे हैं कि हाँ भाई जो मोस्टली आपके एग्जाम में आ रखे हैं, उन्हीं में से शब्द उठा के मैंने यहाँ पे लेके आया हूँ और मोस्टली इन्हीं के बेस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग बस इनको शब्द को याद कर जाना अच्छे से, आपके मार्क्स एकदम पक्के हैं, फिर समझ जाना बस ये शब्द आपको याद करने हैं। एग्जाम्पल देखो, सरपेन दृष्ट, देखो दृष्ट देखा ना आपको यहाँ पे, देखो यहाँ पे दृष्ट दिख गया। एक तो ये हो गया, हाँ भाई विग्रह करके पहले दे रखा है, उसको हम समस्त पद कैसे बनाए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। विग्रह करने के लिए क्या बताया था मैंने आपको कि समस्त पद में से क्या करना है आप लोगों को? अलग अलग छांटना है। सरपेन दृष्ट, ये वर्ड आपने अलग निकाल लिया दृष्ट को, बचा क्या? सर्प बचा। सर्प में क्या बोला मैंने आपको? दृष्ट किसके लिए यूज होता है? तृतीय विभक्ति के लिए। तो इसका मतलब है जो पूर्व पद सर्प है, सर्प में क्या लगा दो? तृतीय लगा दो, तो ये क्या बन गया? सरपेन बन गया। दैट इज सरपेन दृष्ट। ठीक है, ये हो गया आपका विग्रह का तरीका। अब विग्रह से समस्त बनाने का क्या तरीका है? तो उसका एक तरीका यही है कि सरपेन दिया हुआ है, उसमें से आपको तृतीय विभक्ति बस गायब करनी होती है और बाकी कुछ नहीं करना आपको। यानी कि जो आपका पूर्व पद है ना, उसमें से तृतीय विभक्ति गायब करेंगे। ये ई की मात्रा गायब कर दो, ये ई की मात्रा गायब कर देंगे, ये न गायब कर देंगे, और बाकी जो है आपका सर्प वैसे का वैसे लिख देंगे। क्या बन गया? आपका सर्प दृष्ट। समझे? इतना आसान है आपको, इतना देखो भाई कितना आसानी से आपको मैं समझा दे रहा हूं, आपको भी समझ आ रहा चाहिए भाई। कोई बहुत बड़ी मुश्किल चीज नहीं है, ये सबसे आसान तरीका मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूं भाई, आपको समझ आना चाहिए बस। आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल है हमारे पास, व्यास कृतम। व्यास कृतम देखो, व्यासेन कृतम, वही तरीका है, मैं आपको बता चुका हूं। आगे देखो क्या दिया हुआ यहां पे? चतुर्थी तत्पुरुष, इसमें क्या लगता है? के लिए। इसमें क्या होता है? पहला पद चतुर्थी विभक्ति का होता है। पहचान क्या है इसकी? बलि लास्ट में दिखेगा आपको, हितम दिखेगा लास्ट में, पात्रम दिखेगा लास्ट में, अर्थम दिखेगा लास्ट में। अर्थम यानी कि इदम भी हो सकता है विग्रह वाले में। जो अर्थम दिखेगा ना आपको लास्ट में, उसका जो विग्रह करोगे तो वो इदम बन जाएगा। ठीक है, समस्त पद में तो आपको अर्थम दिखेगा नो डाउट, बट विग्रह करने पे वो इदम बन जाएगा। तो इसका ध्यान रखना, ये एक मेन थोड़ा सा है। ठीक है, इसके देखो एग्जांपल, गो हितम। हितम देखो दिखा ना आपको, हितम, इसमें हलन था हितम में, हितम दिखा है आपको गो हितम। अब इसका जब आप क्या करोगे? विग्रह करोगे, ये गो हितम पूरा एक वर्ड है,
ठीक है, इसका विग्रह करोगे कुछ तो इस तरीके से होगा, गवे हितम। ठीक है, समस्त पद इस तरीके से बनेगा, गवे हितम। ऐसी करके पंचमी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष में क्या आएगा, से अलग, से अलग। इसमें आप क्वेश्चन करके मत देखो, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, यहाँ पे लिखा हुआ कि भाई के लिए लिखा है, से या अलग लिखा हुआ है, बस आपको मैंने क्यों लिख के दिया है आपको, क्योंकि आप इसे क्वेश्चन करके देखो, उत्तर पद से क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको ये मीनिंग लिख के दिया है कि किसके लिए हितम, गौ के लिए हितम। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, तो हितम तो आएगा ही आएगा, गवे, ये चतुर्थी विभक्ति आ गया किसका, गौ का, गवे, चतुर्थी विभक्ति लगा दोगे। ऐसे ही पंचमी तत्पुरुष में से या अलग से, ये से हमने पहले ही पढ़ा था अभी कहीं पे, और आपने कारक में देखा होगा से वाला एक वर्ड, तृतीय उसमें कर्ता ने कर्म को करण से वाले में, उसमें से का अलग मतलब था, यहाँ पे से का अलग मतलब है, यहाँ पे किसी चीज से अलग होना। ठीक है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है अलग होना, अलग होने के अर्थ में से का मतलब है यहाँ पे। देखो इसकी होता क्या है, इस समास में क्या होता है, पहला पद पंचमी विभक्ति का होता है, और इसकी पहचान कैसी है, लास्ट में आपको पतीत देखने को मिलेगा, भयम देखने को मिलेगा, भीतः देखने को मिलेगा, मुक्तः देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, पतीत, भयम, भीतः, मुक्त, ऐसे शब्द आपको देखने को जहां मिल जाए ना, समझ जाना क्या लगेगा, पंचमी तत्पुरुष लगेगा। समझे, कुछ नहीं करना, शब्द याद करने हैं आपको, और कुछ आपको जो है चतुर्थी पंचमी विभक्ति आपको याद करनी, चतुर्थी पंचमी विभक्ति में कैसे क्या होता है। ठीक है, इसकी जरा देखो एग्जांपल, बंधन मुक्त लिखा ना, अब पूरा समस्त पद है ना आपके पास, बंधन मुक्त। अब मैंने क्या बोला, पंचमी बनाने के क्या लगता है हमेशा, आत, ये देखो क्या लगता है, आत, ये पंचमी की पहचान है। जो भी शब्द रखा है, जैसे बंधन शब्द था ये समस्त पद में, बंधन के आगे आत जोड़ दो, बन गया पंचमी। और ये मुक्ता था, तो मुक्ता से हमको पता लग गया यहाँ पे पंचमी का प्रयोग होना है, तो हमने लगा दिया, आत लगा के पंचमी बना दिया इसको, और मुक्त को अलग करके लिख दिया, बन गया आपका पंचमी तत्पुरुष। तो इस तरीके से काम करता है आपका ये पूरा ट्रिक। षष्ठी तत्पुरुष में क्या लगता है आपका, का, के, की, रा, रे, डी, ना, ने, नी। इस समास में पहला पद आपका षष्ठी विभक्ति में होता है, और इसमें जो होता है आपके पहचान यही है, का, के, की, रा, रे, डी, ना, ने, नी, जहां पर इसका अर्थ निकल जाए, का, के, की, रा, रे, डी, ना, ने, नी, इन सब के अर्थ में निकले, क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर। बस इसकी कोई शॉर्ट टेक्निक वर्ड आपको मिलेगा देखने को, इसमें आप लोग क्वेश्चन करेंगे, किसका, किसके, किसने, किस लिए, किस लिए, वगैरह वगैरह, ये सब इसकी पहचान है इसके अंदर, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा इसके अंदर, बस इतनी से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बस छोटी सी। ठीक है, आगे देखो, देवस्य पूजा, देवस्य पूजा, देवस्य पूजा यानी कि देवस्य पूजा। षष्ठी की पहचान क्या है, षष्ठी की पहचान यही है कि लास्ट में उसका क्या लगता है, सय लगता है। षष्ठी की पहचान ही है कि उसके जो मूल शब्द उसमें सय लगा देते हैं लास्ट में, तो षष्ठी बन जाता है, षष्ठी विभक्ति बन जाता है। तो यहां लिखा हुआ है देव पूजा, पूजा, देव पूजा, किसकी पूजा, देव की पूजा, पूजा किसकी पूजा, देव की पूजा। पता लग गया, षष्ठी का प्रयोग होना है, यहाँ पे षष्ठी का प्रयोग होना है, तो पूजा को तो अलग लिख देंगे, और जो देव है, देव में हम षष्ठी बना देंगे, उसका देव के आगे शय लगा देंगे, देखो शय लगा देंगे तो ये देवश्य बन जाएगा, देवश्य पूजा हो गया ये। इस तरीके से आपके लिए बहुत से बन सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखो, सुख भोग, सुख भोग में देखो भोग को तो अलग कर दोगे, क्योंकि भोग किसका भोग, सुख का भोग, तो भोग को मैंने अलग कर दिया, बाकी सुख बचा, सुख में सय लगा दो, षष्ठी बन गया। बस आपको क्वेश्चन करना है, इसके अर्थ में निकलना चाहिए आपका क्वेश्चन, बस उसका आंसर जो है किसका भोग, सुख का भोग, तो इस तरीके से। आगे देखते हैं, सप्तमी तत्पुरुष, इसमें आपका अर्थ निकलेगा में या पढ़ के अर्थ में। इस समास में पहला पद आपका सप्तमी युक्त होता है। पहचान, इसमें प्रवीण, धूर्त, मगन, शांड, सिद्ध, ये सब वर्ड आपको लास्ट में देखने को मिलते हैं, तो समझ जाना यहां पर क्या है, सप्तमी तत्पुरुष है। समझे बात को। इसके एग्जांपल में देखो, शास्त्रे प्रवीण, किस, अब यहां देखो इसका समस्त पद देखते हैं पहले, शास्त्र प्रवीण, किस में प्रवीण, शास्त्र में प्रवीण। ठीक है, तो प्रवीण वर्ड दिखा आपको, क्वेश्चन मैंने करा आपको बता दिया, हाँ भी सप्तमी लग रहा है। अब उसके साथ दूसरा तरीका, प्रवीण वर्ड आपने याद किया था, दिखा प्रवीण वर्ड,
अलग कर लो उसको। देखो अलग कर दिया मैंने, क्या बचा यहाँ पे, शास्त्र बचा दिया मैंने। सप्तमी में क्या लगता है, बस जो मूल शब्द है उसमें एक ही मात्रा लगा दो, शास्त्रे, देखो बन गया शास्त्रे प्रवीण, डेट इज आपका सप्तमी विभक्ति। ध्यान से बस देखते हैं ना, आपको मैं ट्रिक बताता जा रहा हूं, सप्तमी में क्या लगता है, षष्ठी में क्या लगता है, आपको भी इसी तरीके पे काम करना है। दोबारा देख लेना वीडियो अगर समझ नहीं आई हो तो। ऐसे देखो यहां लिखा हुआ है जलमग्न, किसमें मगन, जल में मगन, तो मगन को तो अलग कर दिया मैंने क्योंकि मेरे को पता लग गया सप्तमी लगना है यहाँ पे, जल में के अर्थ में आ रहा है यहाँ पे, मगन को अलग कर दिया मैंने। बाकी जल बचा, जल में एक ही मात्रा लगा दो, बन गया जी सप्तमी तत्पुरुष, बस खत्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। आगे देखो जी, नए तत्पुरुष समास, इसमें क्या होता है आपकी पहचान, इसमें पूर्व पद में हमेशा ना लगा होगा, आपको हमेशा क्या होगा, ना दिखेगा पूर्व पद में। दूसरा, अगर उत्तर पद आपका व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है, व्यंजन से कोई व्यंजन, व्यंजन बोले तो क से लेकर ज्ञ तक किसी से स्टार्ट हो रहा है तो समास होने पर ना को आ बनाना होता है, ठीक है। लेकिन यदि उत्तर पद में स्वर से प्रारंभ हो, स्वर मतलब अ से लेकर, अ से अ तक स्टार्ट हो रहा है तो उसमें अन बनाते हैं न को, दैट इज। एग्जाम्पल के तौर पे न अश्व, अ क्या है, स्वर है, क्या बन जाएगा, न की जगह पे अन अश्व, बस न को हटा के अन बना दो, बाकी सब वैसे का वैसा लिख दो, दैट इज। न सत्यम, स क्या है, व्यंजन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अ देखो क्या बनेगा, असत्य। ऐसे ही न, ठीक है, क्या लिखा है यहां पे, न उत्साह, ऊ क्या है, स्वर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या करोगे आप, न और ऊ को हटा के क्या बना दोगे, अन, और ऊ की मात्रा क्या लग जाएगी, फिर यहां नीचे लग जाएगी, अन उत्साह, अनुत्साह, दैट इज। मैंने क्या बोला, जहां पर उत्तर पद स्वर से स्टार्ट हो रहा है तो अन लगा दो, अगर व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है तो अ लगा दो, न को हटा के, बाकी सब वैसे का वैसा रहेगा। अभी आपके लिए कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, वो आप ध्यान से देखना। ये कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप फटाफट से करिए और हमको कमेंट करके आंसर बताइए, ठीक है। तब हम आगे बढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से देख लो क्वेश्चन, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहे तो। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारे पास समानाधिकरण तत्पुरुष। ये क्या होता है सर, समानाधिकरण तत्पुरुष क्या होता है, परिभाषा देखते हैं। जहां पर क्या हो, दोनों पदों में एक समान विभक्ति हो, एक जैसी विभक्ति हो, उसे समानाधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। इसे ही हम कर्मधारय और द्विगु समास भी इसको ही कहते हैं। जैसे कृष्ण सर्प, देखो दोनों में विसर्ग लगा हुआ है, एक जैसी विभक्ति है, कृष्ण सर्प बन गया। इसमें इस तरीके से काम करता है ये, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं आप, कर्मधारय और द्विगु के बारे में। तो ये तो बेसिकली यही है कि हम इसके अंदर कर्मधारय और द्विगु पढ़ने वाले हैं। समानाधिकरण बस नाम के लिए दे दिया आपको, मेन आपको पढ़ना क्या है, कर्मधारय और द्विगु पढ़ना है, ठीक है। देखो पहले बात करते हैं कितने टाइप के होते हैं, कर्मधारय पहला टाइप, द्विगु दूसरा टाइप। पहले बात करते हैं कर्मधारय की। कर्मधारय क्या होता है, इसकी पहचान क्या है, इसमें क्या होता है, पूर्व पद में विशेषण होता है हमेशा और उत्तर पद में विशेष्य होता है। विशेषण विशेष्य पढ़ा होगा आप लोगों ने हिंदी में, किसी की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। तो अगर आपको पहला पद क्या है, विशेषण है, आपकी कोई मतलब किसी को वो शब्द विशेषता बता रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताएंगे अब एग्जांपल, सपोज काला कलम, काला कलम, ठीक है। काला क्या है, विशेषण है, पूर्व पद है, विशेषण दिख रहा है आपको। कलम क्या हुआ, किसकी विशेषता बता रहे, कलम की बता रहे हैं, कलम क्या हुआ, विशेष्य हुआ। तो इसी तरीके से इसमें कि पूर्व पद अगर विशेषण हो
और बाद वाला पद अगर विशेष्य हो तो समझ जाओ वहां पे क्या है, कर्मधारय समास है। और दूसरा क्या कहता है इसमें, अगर पूर्व पद आपका उपमान है और बाद वाला उत्तर पद आपका उपमेय है तो समझ जाओ वहां पे भी क्या है, कर्मधारय समास है। इसका क्या मतलब है, जहां पर आप दो थिंग्स, दो वस्तुओं की तुलना कर रहे हो, दो ऐसी चीजों की तुलना कर रहे हो जो बिल्कुल ही अलग हैं। जैसे आप किसी के चेहरे को चांद से तुलना कर रहे हो कि चांद जैसा मुखड़ा, ऐसा कर रहे हो, इसके मतलब कोई तुलना ही नहीं है, लेकिन आप तुलना कर रहे हो, किसी के समान बता रहे हो, तो वहां पे क्या लगेगा, उपमान और उपमेय का मतलब लग रहा है, और वहां पे कर्मधारय समास होगा। उपमान मतलब वो जिसके बारे में, जिससे आप तुलना कर रहे हो। उपमान मतलब वो जिससे तुलना कर रहे हो, चांद से तुलना कर रहे हो, चांद उपमान है। मुखड़े की तुलना कर रहे हो तो मुखड़ा यानी कि फेस क्या है, उपमेय है। समझे? तो ये होता है यहां पे आपका कर्मधारय समास। अब अगला देखो, कभी कभी दोनों पदों में क्या होता है, विशेषण होता है। कभी कभी दोनों ही पद आपको विशेषण देखने को मिल जाएंगे, जैसे काला सफेद, काला और सफेद, ब्लैक व्हाइट, तो दोनों पद क्या है, विशेषण है, तो वो भी क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। इसके कुछ क्वेश्चन देखो, यहां लिखा हुआ है ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ बड़ा, पुत्र, पुत्र यानी कि पुत्र, और ज्येष्ठ मतलब बड़ा, बड़ा पुत्र, पुत्र की विशेषता बता रहे, पुत्र कैसा है, बड़ा है, तो यानी कि कर्मधारय समास। और इसका क्या बनेगा भाई, समस्त पद ज्येष्ठ पुत्र। बस क्या करेंगे आप, विसर्ग को गायब कर दोगे, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा लिख दोगे, बन गया आपका कर्मधारय समास का समस्त पद। ठीक है, ऐसे ही सुंदर पुरुष, कैसा पुरुष, सुंदर पुरुष, तो कैसे बनाओगे, इस वाले केस में आप ये अंदर जो है ना, अंदर, इसको गायब कर दोगे और इसको क्या बना दोगे, सुपुरुष। फिर मधुरम फलम, कैसा फलम, मधुरम फलम, तो मधुरम में से मां की बिंदी दे रखे ना आपको, यहां पे ध्यान से देखना दोबारा से, ये जो मां की बिंदी आपको देख रहे हैं ना यहां पे, इसको गायब कर दोगे, इसको गायब कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये मधुर फलम। कैसा फल, बस आपको क्वेश्चन करना उससे, भाई कैसी बात हो रही है इसके अंदर, क्या विशेषता बताई जा रही है, बस समझो हाँ विशेषता बता रहे हैं इसमें, तो कर्मधारय समास लगेगा। समस्त पद बनाना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम यू बना देंगे ऐसे करके। और इसका विग्रह करना हो तो वो एक ही तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे करते हैं विग्रह, इसको पहचानो, क्वेश्चन करो इससे, हाँ भाई मूल शब्द ये है, विशेषता बताई जा रही है इसके अंदर, लो जी करते हैं। यहां देखो घन इव श्याम, इसके अंदर ध्यान से देखना, मैं अब विग्रह करके बताता हूं। यहां लिखा हुआ घन श्याम, घन के जैसा श्याम, घन के जैसा श्याम, घन अलग चीज है, श्याम अलग चीज है, और दोनों की तुलना है नहीं, बट फिर भी हम कर रहे हैं, जबरदस्ती तुलना कर रहे हैं, वो कहां, वो अलग चीज, वो अलग चीज, तो फिर भी हम तुलना कर रहे हैं, ऐसी चीज से तुलना कर रहे हैं जिसकी कोई तुलना ही नहीं है जिससे। तो इसके अंदर कैसे विग्रह करोगे, श्याम अलग वर्ड, घन, ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं, तो बस समझ जाओ यहाँ पे कि यहाँ पर उपमान और उपमेय का प्रयोग हुआ है, और उपमान उपमेय का प्रयोग हुआ है तो कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास है तो टुकड़े टुकड़े कैसे करोगे इसके, श्याम, श्याम, घन, और क्योंकि उपमेय और उपमान है तो ईव लगा दोगे बीच में, बस खत्म आपका समास का विग्रह भी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो जी, इसको डालते हैं। फिर लिखा हुआ है कमलम ईव मुखम, कमलम ईव मुखम, कमल के जैसा मुख, तो क्या बनेगा इसमें, कमल मुखम, बस ईव को हटा दिया, म को हटा दिया, कमल मुखम लिख दिया। फिर है चंद्र ईव मुखम, चांद के जैसा मुख, तो चंद्र मुखम, दैट इज, विग्रह भी ऐसे कर लोगे, किसके जैसा मुख, मुखम को अलग लिख दो, चांद को अलग लिख दो, बीच में ईव लगा दो, उपमेय उपमान की बात हो गई यहां पे। ठीक है, समझे बात को, भूत नहीं आएंगे रात को। शीतम च उष्णम, ठंडा, और च मतलब और होता है, और एंड, शीतम च उष्णम, ठंडा और गर्म, तो इसमें कैसे बनेगा, शीत और उष्णम, और दोनों को संधि कर दो, शीत, शीत, शीत में से जो शीतम ध्यान है यहाँ पे, शीतम में से, शीतम में से मां को हटा दिया मैंने और बाकी लिख दिया शीत प्लस उष्णम, ऐसे ही करा जाता है इसके अंदर। इसके बाद इसका संधि कर दो तो ये आपका शीतोष्ण बन जाएगा।
मैंने को बोला ना, जब भी समस्त पद बनाओगे तो ये वाला विसर्ग हमेशा यहाँ पे जो भी लगा होता है, विसर्ग वगैरह जो भी लगा होता है विभक्ति, वो गायब हो जाता है। इससे मैंने वहां हटा पे गायब कर दिया, ठीक है। तो शीत प्लस उष्णम क्या बन गया, शीतोष्णम। समझे? पूर्व पद में हमेशा ये चीज अप्लाई होती है बातें कि हम उसमें विभक्ति गायब कर देते हैं, उत्तर पद में ये बातें अप्लाई नहीं होती हैं, ठीक है। समझे बात को? आई होप समझ गए हो। तो भाई बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। द्विगुत समास, इसमें क्या होता है आपका, इसमें जब आप समूह की बात करो तो यहां पे क्या लगता है आपका, द्विगुत समास लगता है। यहां पे हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है इसके अंदर। जब आप किसी ग्रुप की बात करो तो द्विगुत समास है वो, यानी कि जैसे इसके अंदर समस्त पद आपका कैसा होता है, हमेशा सामान्य, जनरल जो है, जनरल बातें आपको बता रहा हूं कि जो इसमें समस्त पद आपका हमेशा कैसा होता है, नपुंसक लिंग एक वचन में होगा। हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में होगा। बहुत ही रेयर केस होगा कि इसके अलावा कुछ और रूप में हो आपका समस्त पद, लेकिन ज्यादातर नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। अगला देखो, पहचान क्या है इसकी। द्विगु समास हमेशा आपका कैसा होगा, जब आपका कर्मधारय समास से जो है संख्यावाची हो, क्योंकि कर्मधारय समास क्या बताता है, विशेषण वगैरह के बारे में बताता है। और अगर वो संख्यावाची हो जाए तो संख्या के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था हिंदी में कि संख्या क्या बताता है, विशेषण वो भी बताता है। एक पेन, दो पेन, एक बोर्ड, दो बोर्ड, विशेषण है ना। तो कर्मधारय समास जब संख्या हो तो उसको ही बोल देंगे वो कर्मधारय समास संख्यावाची है, तो इसका मतलब वो द्विगु समास है। कैसा है, द्विगु समास है, ठीक है। बस इतनी सी पहचान है इसकी, संख्यावाची होना चाहिए। जहां संख्यावाची दिख जाए आपको समझ जाओ द्विगु समास है, ठीक है। अगला देखो, फिर इसमें एग्जांपल देखते हैं। त्रयानाम भुवनाम समाहार, देखो त्रयानाम तीन, समाहार ग्रुप को बोलते हैं पूरा एक, तो इसका क्या बन जाएगा, त्रिभुवनम, जोड़ दोगे तो, ठीक है। कैसे बना, त्रयानाम में से त्रि, इसका त्रि कर दिया हमने शॉर्ट में, इसको लिखा जाता है। समाहार को कुछ करना नहीं है, बाकी जो है ये भुवनम है, भुवना नाम लिखा है तो भुवनम बन जाएगा उसका समस्त पद बनाने में, ठीक है। अब यहां देखो, सप्तानाम शतानाम समाहार, समाहार का मतलब वही ग्रुप होता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है समस्त पद बनाने में, बस हमको इतना चाहिए। सप्तानाम, सप्त क्या आएगा आपका, सप्त, और बाकी आनाम को हटा दो अलग, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और बाकी शत, आनाम, मतलब जो भी एक्स्ट्रा विभक्ति लगे हो, मूल शब्द आपको बस ढूंढना है उसके अंदर, जो भी एक्स्ट्रा लगा होगा उसको हटा देना है, ठीक है। मूल शब्द सप्त है, मूल शब्द शत है, तो सप्त शती, दैट इज। अगला देखो, त्रयानाम फलानाम समाहार, फलानाम समाहार, इसके अंदर क्या, मूल शब्द ये है त्रय, तीन को क्या बोलते हैं, त्रि बोलते हैं। फलानाम, फलानाम में आनाम को हटा दो, मूल शब्द देखो क्या है, फल है, त्रिफला, दैट इज। मूल शब्द देखो, बस मूल शब्द, और कुछ नहीं देखना आप लोगों को, कुछ कंफ्यूज नहीं होना आपको, बस मूल शब्द पहचान लो बस, और कुछ नहीं करना। इसके लिए मूल शब्द कैसे पहचानोगे, आपको गिनती याद करनी पड़ेगी, संस्कृति जो आप बचपन से करते आए हो, 6th 7th में आपने पढ़ा होगा भाई, इतनी गिनती तो आनी चाहिए संस्कृत में। अगला देखो, पंचा नाम रात्रि नाम समाहार, मूल शब्द पंच, ध्यान से देखना, पंच, रात्रि नाम रात्रम, खत्म, कुछ भी नहीं है यार, मूल शब्द याद करो बस, मूल शब्द पे फोकस करोगे ना, कुछ नहीं है द्विगु समास। आगे देखो, 10 सहस्त्राणी सेना यस्य स, 10, तो 10 का तो 10 याद आएगा आपके यहां पे, ये देखो, शस्त्र सहस्त्र और सेना, बस आ गया आपका खत्म, मूल शब्द फोकस करा हमने, सेना हो गया खत्म, खत्म। आगे देखो, पंचा नाम वटा नाम समाहार, पंच, मूल शब्द पंच है इसका, ये लो। वटा नाम, वटा नाम में देखो मूल शब्द ये वट हो गया, आनाम एक्स्ट्रा है, वट लिख दिया, आगे ई लगा दो बस, आनाम की जगह पे ई लगा दो, मतलब जो चीज आप हटा रहे हो उसकी जगह पे बस लग जाएगा यहाँ पे, देखो इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या बन गया, पंचवटी, पंचवटों का समूह, 5 जंगलों का, 5 वनों का समूह, कुछ इस तरीके से आपका होता है द्विगु समास।
समझे कि नहीं समझे भाई? द्विगु समास कैसे करना है, बस आपको क्या ध्यान रखना है, मूल शब्द ध्यान रखना और कुछ ध्यान नहीं रखना आपको। कुछ ये नहीं है कि आपको कुछ इसमें बहुत चीजें, बहुत बड़ी चीज याद करनी है, आपको सिर्फ एक काउंटिंग याद करनी है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है द्विगु समास के लिए। सिर्फ काउंटिंग याद कर लो ना, कुछ भी नहीं द्विगु समास आपके लिए, ठीक है। फिर है पंच गांव धनम यस्य स। पंच गांव, तो पंच गांव का पंच यहां आ गया, और गांव धन का जोड़ दिया हमने, संधि कर दिया इसका, तो गांव धन बन गया। क्या बन गया? गांव धन बन गया, ठीक है। चतुर्ना युगानम समाहार, चतुर्ना में चतुर, चतुर मूल शब्द है, और युगान युग, युगी बन गया ये, ठीक है। युगानम की जगह युगी बन गया, ठीक है। तो दैट इज आपका क्या आ गया यहाँ पे, द्विगु समास आपका यहाँ पे ये कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये थी भाई हमारी आज की तत्पुरुष समास की वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो भाई फटाफट से एक वीडियो को लाइक कर दो और फटाफट से शेयर भी कर देना। और हाँ भाई, कमेंट करके बताओ आपके आंसर, जो मैं आपको क्वेश्चन दिए करने को, वो सारे आंसर मेरे को तुरंत बताओ भाई, सर मेरा ये आंसर आया है, हाँ ठीक है। और हाँ, इसके साथ ही चैनल को, अमित राय क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल आप लोगों के लिए बनाया गया है, आप लोगों तक फ्री एजुकेशन पहुंचाने के लिए बनाया गया है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहें आपका अपना यूट्यूब चैनल अमित राय क्लासेस। धन्यवाद।